सभापति श्री चौधरी जी, यहाँ उपस्थित राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना, ICAR, देश के विभिन्न संस्थानों से जुड़े हुए कृषि वैज्ञानिक, विदेश से आए हुए प्रतिनिधि, बिहार वेटनरी कॉलेज के सभी फैकल्टी मेंबर और यहाँ की छात्र छात्राएं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में भाग लेकर काफी प्रसन्नता हो रही है। इसका विषय ऐसा है जो बिहार के जनजीवन से जुड़ा हुआ। हर साल हमें बाढ़ का सामना करना पड़ता है। 2007 में बाढ़ आई 22 जिलों और उसने प्रभाव डाला। 2.5 करोड़ लोग प्रभावित थे। 2008 में कोसी की आपदा आई। प्रभावित लोगों की संख्या भले ही उतनी न हो जितनी 2007 में थी, लेकिन उसका प्रभाव भयानक था एक सीमित क्षेत्र में, और इतना भयानक था कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा। भले ही ऐसा करने के बाद वो भूल गए कि राष्ट्रीय आपदा में केंद्रीय सरकार की स्थिति उनका जवाबदेही। खैर, मैं उस विषय पर आज चर्चा करने के लिए नहीं प्राप्त हो। कहना सिर्फ इतना है कि हर साल में बाढ़ की विभीषिका को झेलना पड़ता है, और इस बार सूखे की स्थिति का मुकाबला करना पड़ सकता है। अब तक मानसून विफल है। 50% से ज्यादा डेफिसिट है। देश के कई हिस्सों में ये स्थिति है, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में ये स्थिति कुछ ज़्यादा ही है, और इसका प्रभाव हमारे यहाँ और ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए कि हमारे यहाँ सब कुछ मुख्यतः खेती पर ही निर्भर है। खेती पर लोगों की जीविका निर्भर है, और खेती पर ही यहाँ का व्यापार भी निर्भर है। सब कुछ खेती से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ प्रभाव इसका ज़्यादा पड़ने वाला है। पिछले वर्ष कोसी की त्रासदी में एक चीज से हमें बेहद परेशानी होती थी। जब मैं जाता था देखने के लिए वहां की स्थिति को, और जो लोगों को निकाला जा रहा था, कोई मामूली काम नहीं हुआ था। 10 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 4.5 लाख लोगों को राहत शिविरों में रखा गया। महीनों जानवरों के लिए भी राहत शिविर लगाए गए। मैंने खुद 2 बार रेडियो संदेश के जरिए लोगों से अपील की कि आप निकलिए, जान है तो जहान है, बाहर निकलिए, आप फसलों से खेल रहे हैं। नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है और नदी के बीच में आप आ गए, इसलिए निकलिए। अभी तो पानी कम है। उसी के इतिहास को देखते हुए ये पानी का बहाव 9 लाख क्यूसेक तक भी हो सकता है। वैसी स्थिति में बचाना नामुमकिन होगा, इसलिए निकल आए। मेरे अपील के बावजूद मैंने देखा जब वो हवाई सर्वेक्षण करते थे तो अनेक जगहों पर लोग वहीं थे, और उसका एकमात्र कारण था कि उनके साथ पशु, वो अपने पशुओं को छोड़कर, जानवरों को छोड़कर बाहर नहीं निकल पाते। कभी कभी रात में मैं परेशान हो जाता था कि अगर सचमुच पानी का बहाव बढ़ा तो क्या होगा, हमारे लाखों मवेशी दाल प्रभावित हो जाए। और जो स्थिति थी वहां कहीं कम पानी, कहीं ज्यादा पानी, इतनी संख्या में नाव भी नहीं है और इतना
जटिल रास्ता था, कठिन रास्ता था कि लोगों को निकालने में जो कठिनाई हो रही थी, उन नावों पर मवेशियों को निकालना संभव नहीं था। कभी कभी मैं सोचता था कि कैसे इनको निकाला जाए। फिर मैंने लोगों को कहा था कि बांस को जोड़ करके राफ्ट बनाइए और उस पर कोशिश करिए लोगों को लाने का। लेकिन खैर कुदरत मेहरबान रहा और पानी उतना बढ़ा नहीं। एक ही दिन 2 लाख क्यूसेक तक पहुंचा, उसके बाद वो नीचे ही जाता। ऐसे लोगों को रेस्क्यू किया। मेरी चिंता रेस्क्यू की होती, कैंप लगाकर जानवरों के भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य की चिंता हम कर सकते हैं। उसमें बहुत विशेषज्ञता की जरूरत नहीं। उसके लिए चाहिए शुद्ध खाना, पानी, लोग चाहिए जो उनकी सेवा करें, और उस सब चीज के लिए धन चाहिए। बैठक के और पशुपालन विभाग को भी हमने कहा कि आप चारा का इंतजाम कीजिए, और कॉम्फेड के द्वारा वो फॉडर ब्रिक्स बनाया जा रहा है, उसके निर्माण केंद्र अनेक जगहों पर स्थापित किए जाए, ताकि वो जो फॉडर ब्रिक्स होता है उसको कैरी करने में सहूलियत होती है। तो देखिए, स्वास्थ्य सबसे पहले रेस्क्यू। मैं आपसे यही कहूँगा कि रेस्क्यू के बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचें। बाकी सब चीज़ें भी जरूरी है, उनको रखना कहाँ रखना चाहिए, जहाँ पानी हो, इंतजाम हो। मैंने 2 बार फ्लड का मुकाबला किया। मैंने देखा लोगों में बड़ी जागृति थी, लोग जाग जाते हैं। चारों तरफ लोग जो भी संभव है वो इकट्ठा करके पहुंचाते हैं। सरकारें तो करती है, सरकार को तो सबसे भी करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार से ज्यादा दिन तक कोई चाह कर भी राहत नहीं चला सकता। लेकिन गैर सरकारी संगठनों ने, निजी व्यक्तियों ने, अनेक संगठनों ने मिलकर काम किया, अपने अपने ढंग से काम किया। लोग जाग जाते हैं। हमने कहा बादल साहब, हमारे अनाज की कोई कमी नहीं है, लंगर की जरूरत नहीं है, अगर कर सकते हो तो चारा खाएंगे। तो क्या जरूर करेंगे? तो 2-3 ट्रेन चारा मंगवाया। तो ये जो पशुधन की रक्षा के लिए काम है, ये जो 20 मिल में हम लोग करते हैं विपत्ति की घड़ी, आप इसका एक रोडमैप बनाइए, किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाइए, और उसके लिए सारे न सिर्फ वेटनरी डॉक्टर बल्कि पूरे प्रशासनिक महकमे को, सरकारी एजेंसी को, और उसके बाद जो गैर सरकारी संगठन इन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं, उन सबों को ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि हम अधिक से अधिक अपने पशुधन की रक्षा कर सकें। उनको ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए, आप सब विशेषज्ञ हैं, हम लोग को लेमैन हैं, आप विशेषज्ञ लोग बैठ करके यहाँ चर्चा कीजिएगा। हम सब लोगों को उसका लाभ होगा, और सबसे अधिक लाभ लोगों को होगा। पशुधन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ है पशु, एनिमल रिसोर्सेज इसी से जुड़ा हुआ है। और बगैर एनिमल रिसोर्सेज के हम एग्रीकल्चर के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। बगैर एनिमल रिसोर्सेज के हम पौष्टिक आहार की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हर दृष्टिकोण से इसकी जरूरत है। और आपदा की परिस्थिति में मनुष्य तो बोल सकता है, जानवर तो उस स्थिति में है नहीं। इसलिए हमें जानवर की आवाज को, जानवर की भावना को समझते हुए उसकी रक्षा करने के अपने दायित्व को निभाना चाहिए। और उस दिशा में आपका ये सेमिनार एक निचोड़ निकालेगा, एक नतीजे पर पहुँचेगा। हमें आपके नतीजों का इंतजार रहेगा। इन शब्दों के साथ इस मैं आपको शुभकामना देता हूँ। और आप सब लोगों ने जो मेरी बात ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।